वो प्लेसेंटा बनता कहाँ कहाँ से? ओवरीज बनाती हैं, प्लेसेंटा बनाती हैं, अभी दो किस्मों में पता बड़ा फर्क है, पेरिफेरल कन्वर्जन होती है। तो एस्ट्रोन या रोटाइल ओवरी से बनेगा 17 बीटा एस्ट्रोन ऑयल की फॉर्म है, प्लेसेंटा टेस्टाइल की फॉर्म में, और एडिपोज टिश्यू टेस्टोन की फॉर्म में, ये ऑर्गेनाइज करो बताइए। अब प्रोटेंसी क्या है? एस्ट्रायोल जो कि ओवरी से बना है, वो ज्यादा पोटेंट है। फिर जो एडिपोज टिश्यू से बना है, फिर वो पोटेंट है, और सबसे कम पोटेंट कौन सा होता है? जो हमारा प्लेसेंटा से बना होता है, एस्ट्रायोल। फंक्शन क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल या एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फीमेल फैट डिस्ट्रीब्यूशन, growth of follicle, endometrial proliferation, increase myometrial stability. ठीक है, फॉलिकल्स को ग्रो कराएंगे ये, एंडोमेट्रियल को प्रोलिफरेशन कराएंगे। जब ऑफ कोर्स जब ज्यादा एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेट होगी तो मायोमेट्रियल स्टेबिलिटी होगी, मतलब वो मायोमेट्रियल ज्यादा इम्प्लांटेशन अच्छी लगती है। हमें पता है कि जितनी ज्यादा एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन अच्छी होती है उतनी ज्यादा अच्छी इम्प्लांटेशन होती है। हम्म। अब ये हो गया, एक तो स्ट्रक्चर बन गए हैं, दूसरा फॉलिकल्स बन गए, क्या मायोमेट्रियल से प्रोलिफरेशन हो रही है। तीसरा काम क्या है? अप रेगुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एलएच एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर। अब एस्ट्रोजन में ही क्या करना है? एस्ट्रोजन के एलएच के रिसेप्टर को अब रेगुलेट करना है। फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच, क्योंकि हमें पता है कि एस्ट्रोजन जब आके अपने रिसेप्टर्स को कट करेगा तो हमें पता है वो पीछे नेगेटिव सिग्नल भेजता है कि बस मैं काम कर रहा हूँ, मजीद ना भेजो। So upregulation of estrogen, LH and progesterone receptors, feedback inhibition of FSH and LH, then LH third, stimulation of prolactin, secretion, फिर LH third होती है, बस प्रोलियन सीक्रेट होती है, decrease prolactin action on breast। ये अच्छा अब जी। कौन सा टॉपिक पढ़ रही हैं? ये जो जेनेसिस है ना वो पढ़ रही हैं? ओजेनेसिस अभी मेरे पास नहीं है, आपके पास ओजेनेसिस लिखा हुआ था हाँ आपको? ना, मैं तो सोच रहा हूँ कि इसमें तो ये वाले नाम नहीं है जो आप ले रही हैं। ये आप ईस्ट्रोजन मैं पढ़ अब रही हैं? मेरे पास स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लिखा हुआ बेसिकली। अच्छा अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि क्या चक्कर है। चलिए मैं ओजेनेसिस पढ़ रही हूँ, ओजेनेसिस। अभी देखिए ओजेनेसिस में क्या होता है? प्राइमरी साइट बिगिन मेयोसिस 1 ड्यूरिंग फीटल लाइफ। उसमें हमने पढ़ा था कि एडल्ट टाइप में बच्चे एडोल्शन होती है तब शुरू होता है मेच्योरिटी। लेकिन इसमें प्राइमरी साइट कब बनता है? मेयोसिस 1 कब होती है? फीटल लाइफ में होती है। एंड कंप्लीट मेयोसिस 1 जस्ट प्रायर टू ओवुलेशन। ठीक है, तो मेयोसिस 1 अरेस्ट हो जाती है, फिर प्रोफेज 1 स्टेज होती है ना जो उसमें अरेस्ट करती है। तब तक जब तक ओवुलेशन वाली एज ना आए, मतलब बच्चा एडल्ट ना हो जाए, एडोलेसेंस ना आ जाए तब तक, ठीक है, प्यूबर्टी के एज तक। अब इसमें ये भी बताया है इसमें कि प्राइमरी oocyte begins meiosis 1 during fetal life and completes meiosis 1 just prior to ovulation. Meiosis 1 is arrested in prophase 1 for years until ovulation occurs. जब ovulation होगी उसके बाद फिर आगे प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर meiosis 1 और फिर meiosis 2 कंप्लीट होगी। meiosis 2 is arrested in metaphase 2 until fertilization। अब इसमें देखें, अब जब बच्ची यानी कि जब आप फिजिकल एम्ब्रियो है हमारे पास, सॉरी मतलब एम्ब्रियो है हमारे पास, ठीक है, और फीमेल एम्ब्रियो है। तो फीमेल एम्ब्रियो में हमारे पास क्या होता है कि मियोसिस 1 तक बात जाती है, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के अंदर बात अटकती है। ठीक है, जब तक वो बच्ची पैदा होके बड़ी होके स्टेज तक नहीं आ जाती जब पीरियड स्टार्ट हो, तब तक वो जो है ना प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 स्टेज में रहेगी। जैसे ही उसकी जो है वो मेंस्ट्रुअल की डेट स्टार्ट होगी, ठीक है, उसकी एज आ जाएगी है, जैसे 12 ईयर्स की होगी है लड़की की। जैसे ही ओव्यूलेशन होगी ना, ओव्यूलेशन कब होगी? जब उसकी मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाए और मियोसिस 2 के वो किस स्टेज तक पहुंच जाए? मेटाफेज। ठीक है, तो सही है। जब तक उसको पीरियड होते रहेंगे वो मियोसिस 2 के मेटाफेज स्टेज पे पहुंची रहेगी, जब तक फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कंप्लीट कब होती है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पैदा होने से लेके मेंस्ट्रुअल साइकिल तक प्रोफेज 1 और मेयोसिस 1, फिर जब तक पीरियड चल रहे हैं अंटिल फर्टिलाइजेशन, मेटाफेज 2 और प्रोफेज 2। हम्म। ठीक है, मेयोसिस 2 सॉरी, और फिर उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन होगी तो आगे स्टेज होगी। वही उन्होंने बताया प्राइमरी oocyte begins meiosis 1 during the fetal life and completes meiosis 1 just prior to ovulation. Meiosis 1 is arrested in prophase 1 for years until ovulation, primary oocyte. Meiosis 2 is arrested in metaphase 2 until fertilization, secondary oocyte बनेगा फिर। ठीक है, जब तक एग देता है उस फॉर्म से बन जाता है। फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर विद इन 1 डे, तो सेकेंडरी oocyte नहीं जनरेट। अगर जब जैसे ही हमारे पास सेकेंडरी oocyte बना और उसके बाद एक दिन के अंदर अंदर 24 आवर्स के अंदर उसकी फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगी तो क्या होगा? वो oocyte डीजनरेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा था कि 46 सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है, इन्होंने पहले स्टेज बताया 46 सिंगल क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट हुए,
अब मियोसिस 1 में देखें 5 की वैल्यू, रेस्पिरेटरी प्रोसेस में लिखा है नेचुरल एवोल्यूशन ओव्यूलेशन, 46 जो होता है ना सिस्टर क्रोमैटिड्स, अगर 23 क्रोमैटिड्स में सिस्टर क्रोमैटिड्स में कन्वर्ट होती है, उसमें क्या होता है, तो एक 23 में कन्वर्ट होती है, दूसरी पोलर बॉडी होती है। पोलर बॉडी जो होती है वो या तो डीजनरेट हो जाती है, ठीक है, डीजनरेट होगी, या फिर वो क्या होगी, दो पोलर बॉडी में डिवाइड हो जाएगी। अब उन्होंने वही दिखाया है, पोलर बॉडी कैन डीजनरेट और डिवाइड टू पोलर बॉडी। और जो 23 क्रोमैटिड्स थे वो प्रोफेज 1 में फंसे हुए थे, अब जैसे ही उनकी पीरियड स्टार्ट होंगे वो मेटाफेज 2 में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे एक 23 क्रोमैटिड्स 23 सिंगल सिंगल क्रोमैटिड्स में ही होंगे, डिप्लॉयड होंगे, ठीक है, 1 एन1, और क्या होगा इसमें ओवन और एक पोलर बॉडी। बेसिकली जब भी ये एम डिवाइड होता है ना, तो एक एग बनते हैं और दूसरी पोलर बॉडी बन जाती है, तो वही इन्होंने दिखाया है यहाँ पे। ये फर्टिलाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है, वरना ये अटके रहते हैं, ठीक है। सही है। अब हम आगे आपको उसके टॉपिक दे रहे हैं, ओवुलेशन दिया हुआ है कि फ्यूजन प्रोजेस्टेरोन दिया हुआ है। अगला टॉपिक क्या आपका? अगला टॉपिक है मेरे पास यहाँ पर ईस्ट्रोजन और फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरोन है। एस्ट्रोजन में ना, अब मैं आपको बताती हूँ कि एस्ट्रोजन बताऊँ, एस्ट्रोजन की 3 सोर्सेज हैं, या तो ओवरी से बनता है, या प्लेसेंटा से बनता है, या पेरिफेरल फैट, बड़ा नाम है फैट, बहुत अच्छा प्रोसेस है। ओवरी से बनता है 17 बीटा एस्ट्रायोल की फॉर्म में, प्लेसेंटा से बनेगा एस्ट्रायोल की फॉर्म में, और एडिपोज से बनेगा एस्ट्रायोन की फॉर्म में। सबसे ज़्यादा पोटेंट कौन सा है? जो ओवरी से बनता है, 17 बीटा एस्ट्रायोल से थर्ड पोटेंट है, सेकंड नंबर पे जो फैट से बनता है, राइट, एस्ट्रायोन पोटेंट है, थर्ड नंबर पे एस्ट्रायोल जो प्लेसेंटा से बनता है, सबसे कम पोटेंट, ठीक है। इनके फंक्शन बताने कि क्या फंक्शन होता है। पहला फंक्शन क्या है कि इंटरनल वेजिनल जब दे दिया, उसकी डेवलपमेंट कराएगा, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट कराएगा, फीमेल साइड डिस्ट्रीब्यूशन कराएगा, ठीक है, ये हो गया एस्ट्रोजन का फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है, तो जो फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ कराएगा, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन कराएगा, मायोमेट्रियल एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाएगा, मतलब मायोमेट्रियल एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो इम्प्लांटेशन है वो स्ट्रॉन्ग कराएगा, जितनी ज़्यादा हमारे पास एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन होगी, जितनी ज़्यादा वेजल्स होंगी वहाँ पे, उतनी ज़्यादा इम्प्लांटेशन कैसे जाती है, उतना ज़्यादा हमारे पास एक सर्वाइवल मिनट होगा एक मिनट एक मिनट जो हमारे दीजिएगा पास मुझे। इम्प्लांट हो रहा है। हाँ खान जी, हाँ खान जी। अच्छा जी, अच्छा ठीक तो है। हाँ बिल्कुल, एक डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनल एक्सटर्नल जेनेटेरिया का ब्रेस्ट और फीमेल फैट डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा फिर आगे क्या है, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल है, एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन है, और एक चीज़ मायोमेट्रियल एक्साइटेबिलिटी है। तो यहाँ से आप कंटिन्यू करें, मैं सुन रहा हूँ आपको। अच्छा, तो ये है कि आफ्टर रेगुलेशन ऑफ एक्सप्लोजन एलएच एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स, आफ्टर रेगुलेशन जो है, एक तो ये क्या कराता है कि एक्सप्लोजन एलएच और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स होंगे, उनके रेगुलेशन कराएगा, रिसेप्टर्स ज़्यादा होंगे, एक्सप्लोजन नहीं है उनके अपने रिसेप्टर्स बनाने, एक्सप्लोजन के एलएच और प्रोजेस्टेरोन के। इसके अलावा हमें पता है कि जब एक्सप्लोजन किससे क्यों नहीं हो रहा था, एक्सप्लोजन एफएसएच की जब आगे नहीं हो रहा था, तो अब फीडबैक इंहिबिशन कराएगा, हाइपोथैलेमस के बाद सीधे भेजेगा आपको कंपनसेटिंग हार्मोन आपको सबसे सबसे कम कराएगा, ये होता है ना नेगेटिव फीडबैक, तो नेगेटिव फीडबैक देगा, फीडबैक मेंशन होगी। और एलएच सर्ज जो होती है जो ओवुलेशन करवाती है, वो भी इसी ने करवानी है, आगे हम पढ़ेंगे इसके ऊपर, ठीक है। एलएच सर्ज भी इसी की वजह से होती है। इसके अलावा स्टिमुलेशन ऑफ प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, जो प्रोलैक्टिन सिक्रीट हो रहा होता है, प्रोलैक्टिन सिक्रीशन की एस्ट्रोजन की एंट्री होती है, क्या जो प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन रिलीज होगा, जैसे प्रेगनेंसी की बात होता है, जो मेमोरी ग्लैंड्स में या स्लीप होता है, तो प्रोलैक्टिन भी जस्ट होता है ना, तो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन भी एस्ट्रोजन के अंदर होती है,
अच्छा, इसके अलावा डिक्रीज प्रोलैक्टिन एक्शन ऑन ब्रेस्ट, क्या मतलब है? इसका मतलब है, तो मैं इसको देख के बताती हूँ, मैं बताऊँ ये क्या मतलब है। आगे बढ़ो। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आता है, इसके अलावा ये होती है, ये कौन सी बाइंडिंग ग्लोबुलिन है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एसएचबीएच, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से ज़्यादा करता है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन से ज़्यादा करता है, एचडीएल से ज़्यादा करता है और एलडीएल से कम। तो अच्छा, ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा और फीडबैक है ना, कोलेस्ट्रॉल। ये थोड़ा सा हट गया, ठीक है। यहाँ पर इनिशियली जो है हमारे पास ईस्ट्रोजन एफएसएच और एलएच को इनहिबिट कराता है, सही है। और फिर जब ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर पॉजिटिव फीडबैक के तौर पे एलएच सर्च कराता है और ओव्यूलेशन कराता है, ठीक मुझे इस है। बात की समझ नहीं आई। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई, लिखा है ना स्टिमुलेशन ऑफ प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, और आगे पे लिखा हुआ है कि डिक्रीज प्रोलैक्टिन एक्शन ऑन ब्रेस्ट, इसका क्या मतलब है? ये तो समझ आती है, चलें कि प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन जो है एस्ट्रोजन के अंदर होगी, एस्ट्रोजन प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को भी बढ़ाता है, लेकिन डिक्रीज एक्शन का क्या मतलब है? तो तो समझ नहीं आया। देखें, ब्रेस्ट पे इसका जो इफ़ेक्ट होता है ना, बेसिकली ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को, लेकिन इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन के एक्शन को। यही वजह है कि प्रेगनेंसी में मिल्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, ओके, मतलब वो प्रोलैक्टिन को रिलीज करेगा, लेकिन प्रोलैक्टिन को ब्रेस्ट को प्रैक्टिस करने देगा। उसके एक्शन को बंद कर देता है, वो नहीं कराने देता। ओके, और फिर ठीक है, जब डिलीवरी होती है ट्रांसप्रोटीन तो को वो बढ़ाता है। फिर ईस्ट्रोजन डिलीवरी के बाद कम हो जाता है और प्रोलैक्टिन अपना वर्क शुरू कर देता है, लैक्टेशन बिगिन हो जाती है। तो मतलब ये है कि ये जो फीडबैक है ना, मतलब वो तो आपने कहा कि वो ठीक है, वो समझ आ गई। यहाँ पर जो ब्रेस्ट वाला इफ़ेक्ट है, ये प्रोलैक्टिन को वो करता है, स्टिमुलेट करता है उसके सिक्रीशंस को, लेकिन इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन और द ब्रेस्ट ये बंद कर देता है, इनहिबिट करता है। आगे तो हाँ। आगे भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को भी बढ़ाता है, ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को बढ़ाएगा, एचडीएल को कम कर, एचडीएल को कम ज्यादा करता है, एलडीएल को कम करता है। अब प्रेगनेंसी में इन्होंने लिखा हुआ है कि 50 फोल्ड इंक्रीज इन एस्ट्राडायोल इन द स्पर्म, मतलब इनके ओवरी से जो स्पर्म जो प्रोड्यूस हो रहा है रिप्रोडक्टिव टिश्यूज से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और एस्ट्रायोल जो है प्लेसेंटा से जो रिलीज हो रहा होता है वो 1000 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो प्रेगनेंसी में 54% को इंक्रीज एस्ट्रायोल and bone and 100-fold fold increase in estriol, indicator of fetal well-being, यानी कि प्लेसेंटा में जितना ज़्यादा अच्छा की ग्रोथ हो रही है, उतना ज़्यादा एस्ट्रायोल होता है, fetal well-being की निशानी है। एस्ट्रोजन receptors expressed in cytoplasm transmit to nucleus when bound by estrogen। अब ये डायग्राम में देखिए, हम्म। ठीक है, यहाँ पे ना हमारे पास फॉलिकल दिखाया है, फॉलिकल के अंदर डिफरेंट लेयर्स होती है, ठीक है। दरमियान में तो हमारे पास वो जो ग्रैन्युल वगैरह पड़ा होगा, जो इसकी अंदर वाली लेयर है दैट इज ग्रैन्युलोसा, अभी बड़ा सा ग्रैन्युलोसा किसके एनालॉग होती है? सही। एलएच का, ये पढ़ा था ना हमने। हम्म। ग्रैन्युलोसा सॉरी सर्टोलाइट सेल्स का हमने यही कहा था ना कि ग्रैन्युलोसा लेयर जो होती है एफएसएच बनाती है, और जो फीमेल थीका इंटरनल लिंक सेल्स की जो होती है और वो एलएच बनाती है। तो हमारे हम्म। पास जो ग्रैन्युलोसा सेल्स दिखाई दी है अंदर वाली लेयर जो कि बनाएगी एफएसएच, और थीका सेल्स दिखाए हैं बाहर, और थीका भी दो तरह से होता है, थीका इंटरनल और थीका एक्सटर्नल, ठीक है। सही है। तो अब ये दो लेयर्स दिखा, अब ये इन लेयर्स को इन्होंने बेसिकली डिटेल में दिखाया है कि अब ग्रैन्युलोसा सेल को, और ऊपर से देखिए थीका को, थीका पे आना चाहिए। हमने पढ़ा था कि जो थीका सेल्स होते हैं वो इसके साथ एलएच वाला काम करते हैं, तो देखिए इसमें एलएच आया, एलएच रिसेप्टर पे आके बाइंड हुआ, जैसे ही वो बाइंड होगा साइक्लिक एमपी को बढ़ाएगा, साइक्लिक एमपी क्या करता है, साइक्लिक एमपी कोलेस्ट्रॉल को एंड्रोस्टिन में कन्वर्ट करता है, डेस्मोलेटिक, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो मतलब सेल के अंदर है, अब जो एंडोस्टीन आयन है वो अंदर जाएगा सिस्टम करना से ग्रैन्युलोसा सेल के पास, एंडोस्टीन आयन जब ग्रैन्युलोसा सेल के पास जाएगा वहां पे जो साइक्लिक एमपी एफएसएच के अंदर रिलीज हो रहा है, वो साइक्लिक एमपी एंडोस्टीन आयन को एस्ट्रोन में कन्वर्ट कराएगा और एस्ट्रोडोल में कन्वर्ट कराएगा, अरोमेटेज, ठीक है। तो थीका सही। सेल एलएच के अंदर कोलेस्ट्रॉल को एंडोस्टीन आयन में, और एंडोस्टीन आयन आगे एस्ट्रोन और एस्ट्रोडोल में कन्वर्ट होता है इन ग्रैन्युलोसा सेल इंडोवेंट्रल सेल, और फिर वो एस्ट्रोडायोल आगे एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है।
ये हमारे पास हो रहा था। सही है। अच्छा, अब इन्होंने यही बात की है कि जो एक्सपोर्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं और टू ट्रांसलोकेट टू न्यूक्लियस देन बाउंड बाय एक्सपोजन। और जब उनके ऊपर एक्सपोजन बाइंड होगा तो वो जाके न्यूक्लियस पे लग जाता है। ये इसका कि नॉर्मली ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, लेकिन जैसे ही इनके ऊपर एक्सपोजन आके बाइंड होगा तो ये न्यूक्लियस के साथ जाके अटैच। ठीक है, ओके। अच्छा, बहरहाल हमने पढ़ लिया कि एक्सपोजन किस तरह बनता है, सीधा आपने करना वो ऐसा करके रेलेटिव किस तरह ऐसी बनती है, जैसे जैसे दोनों मिलके होते हैं बना रहे हैं एक्सपोजन। तो वो कौन आगे हम पढ़ते हैं, पढ़े? हाँ, प्रोजेस्टेरोन। अभी कितने पेजेस रह गए? 1 2 3 4 5। अच्छा, हौसला करें, हौसला करें, हो जाएगा खत्म। मैं तो किसी को कहता टाइम हूँ दिया कि हुआ है क्या? बाकी को कल पढ़ते हैं। और सूरज स्ट्रॉन्ग पढ़ लें फिर बाकी करते हैं, ठीक है? चले ये प्रोजेस्टेरोन ख़त्म कर दे, फिर क्यों, बाकी एक कल का। शर्त है मेरी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, कल खत्म हो जाएगी। हम्म। एक तो रात को लेट नहीं करते, फिर आप सुबह को लेट उठते हैं, ये क्या बात है? रात को लेट पड़ी आपने ना, आपने रिसर्च का काम करना है। नहीं, रिसर्च का नहीं है, मैं पैसिवली इस वक्त लर्न कर रहा हूँ। मैं एक्टिवली लर्न नहीं कर रहा। ये जो ईस्ट्रोजन आपने पढ़ा ना, ये मैं हम्म, जस्ट सुन के लर्न कर रहा था। और तो प्रोजेस्टेरोन पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि कहते हैं कि कार्पस लूटियम सोर्स जो है इसका कार्पस लूटियम है, प्लेसेंटा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इंटेस्टिस। ये चीज़ें प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करती हैं। और ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज प्रिपेयर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। ये तो हमें पता है। स्टिमुलेशन, ये क्वेश्चन, ये ज़रूरी बात है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आया है। और स्टिमुलेशन ऑफ द इंडोमेट्रियल, यानी कि इट्स लाइक सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। एंड स्टिमुलेशन ऑफ द इंडोमेट्रियल ग्लैंडुलर सिक्रीशंस एंड स्पिरल आर्टरी डेवलपमेंट, प्रोडक्शन ऑफ द थिक सर्वाइकल म्यूकस, inhibits sperm entry into the uterus, prevention of the endometrial hyperplasia, और increase the body temperature, decrease the estrogen receptors expression, decrease the gonadotrophin like LHFSH secretion। तो ये चीज़ें ये कराता है। ये इसमें ना, ये जो सोर्स पहले दिया हुआ है इन्होंने कि कॉर्पस लूटियम है और प्लेसेंटा है, और तो ये प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका सोर्स है, ठीक है। कार्पस लूटियम आफ्टर ओव्यूलेशन जो होता है, कार्पस लूटियम जो है ये रिलीज़ कर रहा होता है। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो स्मॉल अमाउंट में रिलीज़ करते हैं। सेम गोस फॉर टेस्टिस, वो भी स्मॉल अमाउंट में इसको प्रोड्यूस करती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है ना वो कार्पस लूटियम है, ठीक है, ड्यूरिंग दी ल्यूटियल फेज ऑफ द प्रेगनेंसी, ओव्यूलेशन जो साइकिल है उसके दौरान। और फिर अगर आप देखें फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी है, इंपॉर्टेंट है। और प्रिपेयर करता है यूट्यूब को फॉर इम्प्लांटेशन। ओवरऑल जितना भी इसका काम है वो यही है। अच्छा जी, ये जो स्पर्म की एंट्री को इनहिबिट करता है और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, ये बेसिकली इसका इफेक्ट इस वजह से कि ये थिक द सर्वाइकल म्यूकस ना, तो इस वजह से ये करता है। और बस इसमें यही है। आगे नहीं लिखा? हाँ, तो आगे फिर अगर आप देखिए प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ये क्या करता है कि ये इसका जो मेन फंक्शन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है और एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करना है। सो इट विल मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग इन प्रेगनेंसी, डिक्रीज द मायोमेट्रियल एक्साइटेबिलिटी, डिक्रीज द कंट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। तो यूट्राइन कंट्रैक्शन को कम करता है और प्री मेच्योर लेबर को भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो और इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन के एक्शन को, किस पर? ब्रेस्ट पर। और किस तरह करता है कि ये
जो रिसेप्टर्स हैं ना, जो प्रोलेक्टिन के रिसेप्टर्स है ब्रेस्ट पर, ये वहाँ पे अटैच हो जाता है, मतलब उसको ना प्रिवेंट करने से, उसको बेसिकली प्रिवेंट करता है, तो इसी वजह से मिल्क की प्रोडक्शन नहीं होती। और जैसे ही हमारी मतलब है कि डिलीवरी होती है तो डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन हो जाता है और प्रोलेक्टिन अपना काम शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रेशन जो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो अगर प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा है तो ये ओव्यूलेशन हो चुकी है, ठीक है, इसका ये मतलब है साइक्लिकल, उसमें अगर प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा है तो मतलब ओव्यूलेशन हो चुकी है, और अगर प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा है तो मतलब ओव्यूलेशन जो है वो ऑलरेडी लाइक इट हैपेंड ऑलरेडी, सही है। तो ये हम फर्टिलिटी टेस्ट में इसी तरह चेक करते देखते हैं ना। ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं है, बस आई थिंक यही चीज़ें थी। और अगर आप देखें इन्होंने लिखा कि फॉल इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आफ्टर डिलीवरी डिस्क्रिमिनेट प्रोलेक्टिन, और इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन इज इंडिकेटिव ऑफ ओव्यूलेशन, प्रोजेस्टेरोन इज प्रोगेस्टेशन, प्रोलेक्टिन इज प्रोलेक्टेशन।